हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, जिसको पश्चिमी देश मध्य पूर्व कहते हैं, उसको हम लोग पश्चिम एशिया कहते हैं, वहाँ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। यह 13 जून से ही चल रहा है और दोनों तरफ से भयानक नुकसान की खबर भी है। इसमें कल रात अमेरिका की भी एंट्री हो गई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, जो कि अमेरिका के वाइट हाउस से जेडी वेंस ने बताया दुनिया को। और वहाँ पीटर नाम के जो रक्षा सचिव हैं, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया कि भाई ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम सभी लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साहसी कदम की प्रशंसा जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया। दूसरे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया ईरान पर हमले का, उसका स्वागत सभी अमेरिकियों और इजरायली ने किया है। जबकि उनके विरोधी जैसे रूस है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, दमित्री मेदवेदेव, जो कि वहाँ के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसकी आलोचना किया है और यहाँ तक कह दिया कि ईरान को कुछ देश आणविक हथियार देने पर विचार कर रहे हैं और अमेरिका की कार्रवाई इस मामले में तनाव को बढ़ाने वाली है, इस इलाके में यानी क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ाने वाली है। यहाँ तक मेदवेदेव ने कह दिया कि ईरान के साथ हम लोग खुल करके खड़े हैं। चीन ने भी, कहा जा रहा है, अपने 3 कार्गो विमान प्लेन भेज दिए हैं, जिसमें अस्त्र शस्त्र भर करके रखा हुआ है, ईरान को भेजा है। यानी चीन और ईरान तथा उत्तरी कोरिया खुल करके ईरान के साथ आ गए हैं। उत्तरी कोरिया ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना किया है। खैर, इस कार्रवाई में, मिडनाइट हैमर ऑपरेशन में, अमेरिका ने GBU-57 यानी MOP का मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये 30,000 टन या पाउंड के होते हैं, एक मिसाइल नुमा आकार के बहुत बड़े, 21 मीटर के करीब, 20.5 मीटर के करीब लंबे हैमर होते हैं, मिसाइल नुमा। और इनको B-2 बम्बर से ही दागा जा सकता है। B-2 बम्बर का प्रयोग 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो बॉम्ब गिराने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए, और दूसरा हमारे पेरेंट में MOP मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी विशालकाय किसी चीज़ को छेदने वाले, बेधने वाले आग्नेयास्त्र के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि GBU-57 या MOP भी कहा जाता है। MOP ज़्यादा लोकप्रिय है अमेरिका में। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी विशालकाय। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आग्नेयास्त्र या शस्त्र, और पेनिट्रेटर का मतलब बेधने वाला, यानी किसी भी बंकर बस्टर को के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी बंकर में छिपा कर रखे गए किसी भी हथियार को नष्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इनको MOP भी कहते हैं। माना जाता है यह तकनीक अमेरिका के पास ही है। अमेरिका के पास B-2 बॉम्बर की संख्या भी लगभग 20 है, जिनसे न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ नहीं। जापान के खिलाफ हिरोशिमा और नागासाकी, वो भी अमेरिका ने किया था। अमेरिका के ही एक जो उस समय कमांडर इन चीफ थे, मैक आर्थर, उन्होंने ही जापान का संविधान बनाया। जापान के संविधान में ही ये बात है कि भाई वहाँ किसी भी तरह के आणविक बम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे बदलने की ज़रूरत है 2/3 बहुमत के साथ। इसे शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बदलना चाहते थे। वो कर भी सकते थे, लेकिन इसके पहले एक सिर्फ ने उनकी हत्या कर दिया। खैर, अब हम आ जाते हैं ईरान इजराइल युद्ध की तरफ। तो ईरान जो है इजराइल को लगातार काउंटर कर रहा है
खास करके उसके पश्चिमी शहर हाइफा जो कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और कुछ अन्य शहरों को भी निशाना बना रहा है ईरान। इस बीच अमेरिका ने उसके 3 जगह जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, एक तो नातांज में था जहाँ की यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम होता था, वहाँ 60% तक का एनरिचमेंट का कार्यक्रम हो जाता था। उसके बाद फोर्डो में मेन रूप से इनकी वो फैसिलिटी थी जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन या बम का प्रयोग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और ईरान के बारे में कहा जाता है ये बड़ा करीब था न्यूक्लियर वेपन विकसित करने के। तो यहाँ 60% से बढ़ाकर के 90% फैसिलिटी यूरेनियम एनरिचमेंट की जाती है, ताकि इसके बाद न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सके। आप समझते ही हैं कि आणविक बम बनाने के लिए आणविक का एनरिचमेंट जरूरी है, और पृथ्वी की सतह परत में यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन एनरिच्ड यूरेनियम की संख्या बहुत कम है। तो एनरिच्ड यूरेनियम बनाने के लिए या तो नेचुरल यूरेनियम को U-235 में कन्वर्ट किया जाए या प्लूटोनियम ग्रेड का बनाया जाए। हालांकि प्लूटोनियम ग्रेड के बम जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसा माना जाता है। अमेरिका के पास ज़्यादातर यही है, रूस के पास ज़्यादातर यही है, भारत के पास भी इसी तरह की चीज़ें हैं। पाकिस्तान के पास नहीं है, चीन के पास भी है। पाकिस्तान के डरने का एक कारण ये भी है। तो इस प्रकार से प्लूटोनियम से बने हुए न्यूक्लियर बम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कहा जा रहा है अमेरिका ने इसके लिए 37 घंटे अपने B-2 बॉम्बर्स को उड़ाया। पहले गुयाम बेजा ने खूब जम करके छकाया ईरान को। दूसरे शब्दों में व्हाइट हाउस के बहुत कम लोगों को ये पता था कि अटैक होने जा रहा है, वैसे सीक्रेट लीक न हो, इसलिए 4-5 लोगों को पता ही था कि भाई ये इस तरह की घटना होने जा रही है। जैसे डिफेंस सेक्रेटरी हो गए पीटर नाम के, उनको ये पता था। टान DAN जो कि वहाँ के कमांडर इन चीफ हैं, उनको ये पता था। वाइस प्रेसिडेंट JD वांस, इनको ये पता था। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उनके आदेश पर ये हुआ ही, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो पता होगा ही होगा। इसी तरह से 4-5 लोगों को ये पता था कि अमेरिका B-2 बॉम्बर्स का प्रयोग करके फोर्डो, नातांज और इस्पाहान 3 न्यूक्लियर साइट को नष्ट करने जा रहा है ईरान में। तो इस प्रकार से 3 न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट किया गया। हालांकि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर सतह से हवा मार करने वाले मिसाइल का प्रयोग न किया जा सके, इसके लिए टोमाहाक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया, जो कि सबमरीन पनडुब्बी से दागा गया था 400 किलोमीटर दूर से। कहा जा रहा है अमेरिका ने इसके लिए बहुत प्लानिंग किया था। पहले तो छकाया था ईरान को, यह कहा करके भाई 2 सप्ताह के भीतर ले लेंगे कि वो युद्ध में शामिल होगा कि नहीं, जबकि युद्ध में वो अगले ही दिन शामिल हो गया। यानी परसों ये बात उभर करके सामने आई और कल उसने फैसला कर ही लिया। इस मामले में उसने ईरान को तो छकाया ही, पूरी दुनिया में भी ये बात पीटने लगी थी, ये बात उठने लगी थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप केवल हवाबाजी करते हैं, वो कोई अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। जबकि रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत चिढ़ते हैं अली खamenei से। यही नहीं, शाह महमूद रजा पहलवी, जो कि पहले सम्राट हुआ करते थे 1979 पहले ईरान के, जो कि अमेरिका के पिट्ठू भी कहे जाते हैं, अमेरिका में ही शरण भी लिया है, वो भी अपना लगे स्लीव रोल करने कि भाई अगले रिजिम चेंज होगा तो अगले राष्ट्रपति वही बनेंगे या अगले राजा वही बनेंगे ईरान के। आपको पता ही होगा 57 कंट्री जो कि OIC के मेम्बरान हैं, उनमें से अधिकांश जो है ट्रेडिशनल तरीके से सम्राट ही हैं, अपने अपने देश के राजा ही हैं। तो इसी प्रकार से शाह महमूद रजा पहलवी भी सोच रहे होंगे, और इसलिए उन्होंने बयान भी जारी करना शुरू कर दिया। पहले तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम रिजिम चेंज करना चाहते हैं। आज JD वांस का बयान आया कि भाई हम रिजिम चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं ईरान काउंटर अटैक ना करे, शांति और सुरक्षा के साथ रहे, हम तो उसके न्यूक्लियर डेवलप करने की क्षमता को नष्ट करना चाहते थे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं
कि कई मुस्लिम देश जो कि अमेरिका के करीबी देश भी माने जाते हैं, जैसे कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, जिनसे घिरा हुआ है मिडिल ईस्ट, वो वास्तव में नहीं चाहते थे कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे। यही नहीं, पाकिस्तान भी बिरादर के साथ नहीं आया। कुछ दिन पहले ही आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, अब तो उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, 5 स्टार जनरल हो गए, हालांकि उससे ज़्यादा कोई पावर बढ़ नहीं जाता है, रहेंगे अभी आर्मी चीफ, बस ये उनके सुपरविजन की पावर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है पाकिस्तानी कैबिनेट ने। तो मोटे तौर पर उनको लंच करा कर राष्ट्रपति ने अपने साथ उनको गेयर में ले लिया, वही वो ईरान के साथ ना आने पाए, क्योंकि मुस्लिम देशों में एकमात्र पाकिस्तानी ऐसा देश है जिसके पास आणविक बम है, घोषित रूप से आणविक बम है, भले वह एनपीटी का सदस्य ना हो। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग किया था, और मुझे लग रहा है जेडी वांस भी इसमें शामिल रहे होंगे। इसी को मेदवेदेव कह भी रहे थे, जो कि रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वो रूस के राष्ट्रपति भी रहे हैं। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचना कर रहे थे। सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि भाई अब ईरान को कुछ देश अपने आणविक हथियार देना चाहते हैं, और वो दे भी सकते हैं। इस प्रकार से वो ट्रंप की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे ट्रंप ने ईरान पर हमला करके एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे दिया है। उनका इशारा तीसरे विश्व युद्ध की ओर था, क्योंकि रूस के अपने ही थे, रूस के दोनों हाथ में लड्डू है। वो तो तेल ज़्यादातर बेचता है भारत को, भारत भी निश्चिंत है। ईरान तो ज़्यादातर तेल बेचता है चीन को, तो चीन को नुकसान हो सकता है। दरअसल रूस के इंटरनल खुफिया एजेंसी ने चीन को ही रूस का दुश्मन भी बताया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है रूस के टारगेट पर चीन ही है, और झूठ मूठ में वो अमेरिका को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। दूसरे शब्दों में, अभी तो जो बाइडेन की नीतियों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों के कारण जो है रूस चीन के करीब आ गया था, लेकिन सच्चाई है कि वो चीन को देखना पसंद नहीं करता है। चीन के आर्थिक रूप से बढ़ते प्रभाव और सेना के प्रभाव को भी वो थोड़ा बुरी नज़र से देखता है। मोटे तौर पर रूस चीन से दोस्ताना नहीं करना चाहता था, लेकिन जो बाइडेन की नीतियों की वजह से ही वॉज पुश टू द वॉल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी रूस की मजबूरी हो गई तो चीन की ओर जाए, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन अमेरिका से सुपर पावर की लड़ाई तो रूस की चलती रहती, इसीलिए मेदवेदेव ने ये बात कही है। तो B-2 बॉम्बर्स ने जिस GPU-57 यानी MOP का प्रयोग किया, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का प्रयोग किया, उसके बारे में हम बता दें। B-2 बॉम्बर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। B-2 बॉम्बर्स में एक बॉम्बर्स की कीमत जो है, एक बॉम्बर की कीमत लगभग 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी ये बहुत महंगे बॉम्बर हैं। इनका निर्माण जो है वो बोइंग ने ही किया है और करके अमेरिका को दिया है। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिनको रडार पकड़ नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। 1% चांस रहता है कि भाई रडार इनको पकड़ पाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए यानी सरफेस टू एयर मिसाइल दाग करके इनको नष्ट न किया जाए, इसके लिए टोमाहोक क्रूज मिसाइल का भी प्रयोग किया अमेरिका ने, ताकि ईरान को चकमा दिया जा सके। उसे भ्रमित किया, कहा जा रहा है 30 से अधिक मिसाइलों का प्रयोग अमेरिका ने किया इसके लिए। ईरान ने गुस्से में इजराइल पर रिटेलिएटरी अटैक किया। अब आज रात देखना है कि ईरान 15 जगहों पर अमेरिकी फैसिलिटीज़ हैं, बेसिस हैं, एयर बेसिस, नेवल बेसिस मिला के 15 जगहों पर गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका के अड्डे हैं। तो देखना है ईरान रिटेलिएटरी एक्शन उनके खिलाफ लेता है कि नहीं लेता है। अगर लेता है तो अमेरिका सीधे सीधे चेतावनी दे भी चुका है ईरान को कि भाई वो ऐसा दुस्साहस ना करे जिससे अमेरिका को फिर ये जंग में सीधे कूदना पड़े। सीधे तो कूद ही गया है, और वो ईरान के खात्मे तक ये लड़ाई लड़ता रहे। खैर,
ईरान एक बड़ा देश है, इतना है जनसंख्या उसकी ठीक ठाक, उसके पास संख्या भी, सेना की भी संख्या 6-7 लाख है। ऐसा नहीं कि रातों रात ख़त्म कर देगा अमेरिका। दूसरे जगहों पर आकर के लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं होता। उसके बाद ईरान के अपने स्लीपर सेल हैं, जैसे हौती विद्रोही तो खुल करके खड़े हैं। हिजबुल्लाह और हमास की भले ही कमर टूट गई हो, लेकिन वो भी पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं, जो सर्वाइवल जिनका हो गया है, और वे भी अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हौती विद्रोही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि समुद्र तट से उन्हीं के सहारे होते हुए जो जहाज़ पानी के या जो लड़ाकू विमान, लड़ाकू जहाज़, वारशिप जो उसके सहारे आएंगे उनको नष्ट कर सकते हैं हौती विद्रोही। देखना है कि ईरान इस मामले में कहाँ तक जाता है, क्या करता है। अब उसके अगले मूव का इंतज़ार रहेगा। देखना है कि वह अमेरिका के फैसिलिटीज़ पर आक्रमण करता है या ईसाइयों और मुसलमानों के बीच एक क्रूसेड, मध्यकाल के क्रूसेड की तरह से लड़ाई होती है। 150 करीब ईसाई देश हैं और मुस्लिम बहुल देश की संख्या 57 है। तो उम्मीद है कि इन दोनों के बीच क्रूसेड जैसी कोई लड़ाई भी हो सकती है। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।